देन वी डिस्कस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द बॉडी कवर किया जाता है। कोई भी ऐसा स्पेशल पार्ट नहीं है जहाँ से रेस्पिरेशन इन प्लांट बिलोंग करता है। जैसे रूट रेस्पिरेशन करती है बाय देयर रूट हेयर्स। उन रूट हेयर्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। कई बार रूट्स ज़मीन के ऊपर भी आ जाती हैं, उसके थ्रू बाय डिफ्यूजन वहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। स्टेम भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। स्टेम के अंदर बहुत से पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिसल्स के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो प्रोमिनेंट हमें पता है वो है स्ट्रोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू जो एयर होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैरी किया जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनता है। इस वजह से प्लांट को ज़्यादा रेस्पिरेशन कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्लांट फिर भी रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जो भी प्लांट्स हैं वो दिन में कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन रिलीज़ करती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ऑक्सीजन बन रही होती है वो उसे थोड़ा उस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है उसका थोड़ा सा पार्ट वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेती है और बाकी सारा पार्ट एक्सेल कर देती है। और क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम दिन में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रशन हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के लिए और बाकायदा ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। इसलिए हमें लगता है कि प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करती है और ऑक्सीजन नहीं करती है। ऐसा नहीं है, प्लांट को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, लेकिन क्योंकि सुबह के टाइम सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से उसे फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है ताकि वो अपना खाना बना सके। इसलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट को ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ना कि ऑक्सीजन। लेकिन जब रात होती है, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तब उसे जो उसने खाना बनाया उससे एनर्जी गेन करने के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए नाइट टाइम में वो भी इनहेल ऑक्सीजन ही करती है। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। सो दिस वे द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज बीन कैरी आउट। So now the topic is respiration. The process of releasing energy from the food is called respiration. अगर किसी भी तरह के फूड से आपको एनर्जी मिल सकती है then it is termed as respiration. In other word, it is the oxidation of food which releases energy required by the body for performing life processes is termed as respiration. Respiration is being categorized into two parts, aerobic respiration and anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा ब्रेकडाउन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इस ब्रेकडाउन में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, लाइक 36 किलो कैलोरीज की हमें एनर्जी मिलती है और कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। फूड बिल्कुल पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिगर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है ये रेस्पिरेशन। लेकिन इसका जो फूड होता है, जैसे जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज, वो एक्चुअली पायरोवेट होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आफ्टर डाइजेशन कंप्लीट्स। तो ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे इसका ब्रेकडाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज़ की जाती है। सो द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू रिलीज CO2, वाटर एंड एनर्जी विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड गिव्स एग्जैक्टली 36 किलो जूल्स की एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। 2 किलो जूल्स और इसमें रिलीज़ होती है, तो टोटल 38 किलो ATPs रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 38 ATPs जो रिलीज़ हो रहे हैं उसमें से 2 ATPs पहले ही यूज़ कर लिए जाते हैं ड्यूरिंग दैट कंबशन, सो वी गेट एनर्जी ऑफ 36 ATPs। देन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी फूड का ब्रेकडाउन होता है लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से फूड पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बनने की जगह कोई और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी साथ में बनता है, जिसका मतलब है कि फूड पूरी तरह से टूटा नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन विदाउट ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली माइक्रोब्स में या लोअर कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म में होता है, जिस वजह से हम उधर वहाँ पे उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ किए जाते हैं। इथेनॉल एक एक्सेसरी कंपाउंड है जो हमें बताता है कि फूड पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता है।
इथेनॉल नॉर्मली माइक्रोब्स है जिनमें फर्मेंटेशन हो रहा है उन्हीं में बनता है, जबकि ह्यूमन सेल के अंदर अगर ये चीज़ हो रही है तो ये होती है साइटोप्लाज्म में, वो भी मोस्टली मसल सेल के साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी में डिज़ोल्व होता है, मतलब डिपॉजिट होता जाता है। डिपॉजिट होने की वजह से वो हमारे अंदर क्रैम्प्स पैदा करता है। इसलिए जब भी आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हो या बहुत विगरस टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हो तो हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो एनर्जी बनाने के लिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का सहारा लेती है। इस वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है और जो मसल सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करके थक जाते हो या यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एन एक्सरसाइज, यू फील अ पंजेंट पेन ओवर योर लेग्स, ओवर योर हैंड्स, वेर एवर द मसल हैज़ बीन क्रैम्प्ड। दिस इज द रीज़न बिकॉज लैक्टिक एसिड हैज़ बीन डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनर्जी बनती है वो बेसिकली एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं बिकॉज इसी फॉर्म में एनर्जी बनती है, इसी फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती है और इसी फॉर्म में यूज़ होती है। जब जब हम एटीपी को यूज़ करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और लास्ट में पी में। इसका मतलब होता है अगर एक एटीपी ब्रेक हुआ तो एक थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से एडीपी बनता है, फिर एडीपी ब्रेक होगा फॉस्फेट के अंदर तो और एनर्जी रिलीज़ होगी। इस तरह में कंटिन्यूस एनर्जी मिलती जाती है और हमारी बॉडी का काम पूरा होता है। देन इज एक और टर्म होती है जो हम बेसिकली रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएट करते हैं बट हम इसे गलत कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता सांस लेना और सांस छोड़ना। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बेसिकली दो गैसेस का ही एक्सचेंज होता है लगभग जितना भी सारी मतलब ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। सो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मेम्ब्रेन हो तो भी चलता है, नहीं मेम्ब्रेन हो, क्योंकि गैसेस हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू वर्क करती है, ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू नहीं, ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं। इसलिए ये मेम्ब्रेन के साथ और बिना मेम्ब्रेन भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज परफॉर्म कर सकती है। अब अलग अलग साइट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइट होती है जहाँ से ब्रीथिंग होती है। जैसे कि ह्यूमंस में बाय नोज़ हम ब्रीथ करते हैं और लंग्स उस ऑक्सीजन को नीचे तक कैरी करता है। सो अब मैं बताऊंगी वो है अलग अलग साइट जहाँ से ऑक्सीजन अंदर रश करती है और ऑक्सीजन के अंदर रश होते ही रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में उनके पास पायरुवेट पड़ा होता है, तो जब भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑक्सीजन जब अंदर आती है तो डायरेक्टली रेस्पिरेशन कैरी आउट किया जाता है। देन इज अर्थवर्म। अर्थवर्म में स्किन के थ्रू, अर्थवर्म की स्किन बहुत मॉइस्चर वाली होती है, इसलिए जब भी डिफ्यूजन होता है तो एयर ऑटोमेटिकली मॉइस्ट हो जाती है और वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाती है स्किन के थ्रू और डायरेक्टली सेल्स में जाकर उधर रेस्पिरेशन बिगिनस हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल में होता है गिल्स। गिल्स बेसिकली फिश या किसी भी एक्वेटिक एनिमल्स के हेड के बिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। दो गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गिल्स सेल्स भी कहते हैं, कंबाइनली उन्हें हम गिल्स कहते हैं। तो जब भी फिश वाटर को अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेती है तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है गिल्स उसे सेपरेट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से ऑक्सीजन उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है और यही ऑक्सीजन बाकी सेल्स में एब्जॉर्ब कर दी जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गिल स्लिट्स में आती है और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वाटर में डिजॉल्व करके रिलीज़ कर देता है। इसके थ्रू जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की प्रोवाइडेंस होती है और आगे वो रेस्पिरेशन करते हैं। उनका ब्रीथिंग प्रोसेस बेसिकली माउथ से गिल्स तक होता है। माउथ के थ्रू वो पानी लेते हैं और वो डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से ऑक्सीजन उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है और यही ऑक्सीजन बाकी सेल्स में एब्जॉर्ब कर दी जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गिल स्लिट्स में आती है और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वाटर में डिजोल्व करके रिलीज़ कर देता है। इसके थ्रू जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की प्रोवाइडेंस होती है और आगे वो रेस्पिरेशन करते हैं। उनका ब्रीथिंग प्रोसेस बेसिकली माउथ से गिल्स तक होता है। माउथ के थ्रू वो पानी लेते हैं और वो डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए लंग्स चाहिए होते हैं जो इनके पास नहीं होते, इसलिए ये डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं।
जो इंसेक्ट्स है लाइक ग्रास कॉपर्स, कॉकरोचेस, बीटल्स एंड ये, इनके अंदर स्पाइरल्स होते हैं या टेंटिकल्स होते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा ग्रास कॉपर या कॉकरोचेस के ऊपर दो बड़े बड़े वायर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आंखों के ऊपर से निकलते हैं, हम उन्हें टेंटिकल्स कहते हैं। ये वो स्पॉट होता है जहाँ से ये लोग एयर को अंदर रश करवाते हैं। इनमें माइन्यूट अमाउंट ऑफ लंग्स बन चुके होते हैं बट कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं, तो बट फिर भी इनमें एक्सचेंज पॉसिबल होता है। देन आर द लैंड एनिमल्स लाइक वी, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनमें फुल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लंग्स। वहाँ पे इनका ब्रीथिंग होता है, वहाँ पे इनका एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टेक प्लेस करता है। नाउ आई विल बी टेलिंग यू द पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीथिंग का पाथवे क्या है और हमारा रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट किया जाता है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो ब्रीथिंग बिगेन्स फ्रॉम नोजल। जाहिर सी बात है आपके पास नोजल्स हैं जिसमें दो होल्स होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर रशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। इन नॉस्ट्रल्स में बेसिकली नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस और बहुत सारे टाइनी टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज़ में। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसका काम होता है कि एयर को मॉइस्चराइज करना। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो बहुत ड्राई होती है, अगर वो बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारे जितने भी पाइप्स हैं उनको वो फाड़ देगी। इस वजह से वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर सकती है। इस वजह से जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो एयर को मॉइस्ट करता है। जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर है, हम जानते हैं बाहर बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, वेरियस बैक्टीरियाज एंड अदर काइंड ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं ज़रूरत होते हैं। तो उस वजह से जो न्यूमरस हेयर है उनका काम होता है टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड टू मिनिमाइज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द नोजल ट्रैक। तो इसके थ्रू हमारी एयर मॉइस्ट भी की जाती है और प्योरीफाई भी की जाती है। जब नोजल पैसेज से पास हो जाती है, बेसिकली नोजल पैसेज इज द मूवमेंट फ्रॉम नोज टू नॉस्ट्रल एंड नॉस्ट्रल टू द फेरेनिक्स, ये पूरा पाथ नोजल पैसेज कहलाता है। नोजल पैसेज के थ्रू उसे फेरेनिक्स में भेजा जाता है। फेरेनिक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पाइप, जो फूड पाइप के बिसाइड्स होती है। इनके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब भी एयर अंदर आएगी तो ये एपिग्लॉटिस ऑसोफेगस को कवर कर देगा, और जब भी फूड अंदर जा रहा होगा तो ये ही एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर देगा, जिसकी वजह से फूड और एयर को पता हो कि उन्हें किस पाइप में जाना है। इस वजह से किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और बॉडी को किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होती है। तो जो नोजल पैसेज से एयर पास की जाती है विंड पाइप में, जो एपिग्लॉटिस की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर पाती है वे टू गो। फिर फेरेनिक्स से इसे पास किया जाता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर शी शेप्ड कार्टिलेज की लाइंस होती है इस तरह, यानी आदि। पूरी तरह से नहीं बनती है इनके ऊपर रिंग्स, आधी रिंग्स बनती है। एक सेक्शन जो हमारी बैक को फेस करता है उस सेक्शन में रिंग नहीं होती है। यहाँ पे कार्टिलेज रिंग होने का रीज़न यही है कि जब जो एयर आती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ आती है। प्रेशर के साथ आती है तो इतने प्रेशर से आएगी तो ट्रेकिया फट जाएगा। इस वजह से कार्टिलेज रिंग होती है जो उसे पर्टिकुलर एंगल्स का एक्सपांड देती है, जिसकी वजह से एयर बड़ी आसानी से रशन कर जाए और ट्रेकिया को भी कोई नुकसान नहीं हो। ट्रेकिया से इसे पास कर दिया जाता है ब्रोंकाइज में। ट्रेकिया आगे चल के दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइल्स, जो उसे लंग्स से कनेक्ट करते हैं। लंग्स बिल्कुल रिबकेज के अंदर शिफ्ट होता है, पूरी की पूरी तरह से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रोंकाइल्स कनेक्ट होते हैं। ब्रोंकाइल्स का काम सिर्फ यही है ट्रेकिया को लंग्स से जोड़ना। ब्रोंकाइल्स जो एयर ट्रेकिया से आ रही है उसे लंग्स तक पहुंचाती है। देन लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बनती है या बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये इन ब्रोंक्यूल्स के आगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। तो वो ब्रोंकाइल्स का भी काम यही है, ब्रोंकिया से जितनी भी एयर्स आ रही है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर डाल देना। अब आते हैं एल्वोलाई सैक पे, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी ब्रीथिंग टेक्स प्लेस देयर।
जो एल्वेलाई सैक होता है वो पूरी तरह से ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होता है, यानी आप उसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज देखेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन एल्वेलाई सैक पे पहुंचती है वो डिफ्यूज़ होकर उन ब्लड सेल्स में चली जाती है, ब्लड कैपिलरी सेल्स के अंदर, और उस ब्लड कैपिलरी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो पूरी बॉडी से इकट्ठे करके वहाँ पे लाई जाती है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वेलाई सैक में। जैसे ही ऑक्सीजन एक्सचेंज कंप्लीट होता है तो उसी दौरान ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करके बाहर डाल दिया जाता है, और जो ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन आई है उसे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। सो दिस इज़ द पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म, मतलब हाउ योर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान आपकी अपर बॉडी किस तरह से मूव करती है। जब भी आप ब्रीथ इन करते हो तो आपकी रिब्स लिफ्ट हो जाती हैं, यानी ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। यानी सपोज करो अगर ये आपका लंग्स है तो डायफ्राम नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही आप सांस लेते हो तो ये लंग्स एक्सपांड हो जाता है और डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाता है। सो रिब्स गेट लिफ्टेड, जिसकी वजह से आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाता है। जैसे ही चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है तो वो एक हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो आउटर एयर है वो नोज़ में रश करके अंदर आती है। एक बार ये एयर एल्वेलाई सरफेस तक पहुंच जाती है तो वहाँ पे O2 डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड कैपिलरी सेल्स में, और ब्लड कैपिलरी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जो पूरी बॉडी से इकट्ठी करके लाई हुई होती है वो एल्वेलाई सैक में चली जाती है। एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई सैक में चली जाती है तब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो होती हैं वो फिर से रिलैक्स्ड हो जाती है, डायफ्राम खुद के डूम शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम डूम शेप कहते हैं। डायफ्राम फिर से अपने डूम शेप स्ट्रक्चर हो जाता है, चेस्ट कैविटी एकदम नॉर्मल साइज़ की हो जाती है, जिसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है और बाहर की तरफ एयर चली जाती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो दिस इज वॉज अबाउट द रेस्पिरेशन जो ह्यूमन के अंदर टेक प्लेस करता है, एंड ऑल द पाथवे अबाउट द रेस्पिरेशंस।